अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जिनके बारे में आपको बताना है। जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ है और इस इजलास के बाद एक आइनी बेंच भी तश्कील पा चुका है। इस आइनी बेंच के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसा आइनी बेंच है और जुडिशल कमीशन का इजलास और उससे पहले होने वाले मामलात ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक ख़त फिर से मंजर आम पर आ गया है और ये ख़त व कताबत का जो सिलसिला है जब भी शुरू होता है, ये जो अदलिया के अंदरूनी इख्तलाफात हैं और अदलिया को जो कमज़ोर करने वाले मामलात हैं उसका पता देता है। तो ये ख़त मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का सामने आया, जिसके बाद जुडिशल कमीशन का ये इजलास भी हुआ है। या आफरीदी साहब की पोजीशन क्या समझ में आती है, इस पे भी तबसरा करेंगे। इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन कल रात हुई है उसके ऊपर आज जो पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनका भी मौक़िफ़ सामने आया है, लेकिन जो असल पीटीआई है इमरान खान उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है। तो ये मौक़िफ़ कितने फ़र्क हैं एक दूसरे से, इसके ऊपर भी जायज़ा लेंगे। और फिर साथ ही साथ कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी की नाराज़गी की खबरें आ रही हैं, तो इसका भी जायज़ा लेंगे किस हद तक वो नाराज़ हो गए हैं। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बाद में शुरू करूंगी जुडिशल कमीशन से। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास हुआ जिसमें 12 मेंबर्स जो थे वो शरीक थे। इन 12 मेंबर्स में जाहिर है देखना ये था कि कौन किसके हक में वोट करता है। तो फाइनली जुडिशल कमीशन का जो इजलास ख़त्म हुआ है तो उसमें आइनी बेंच तश्कील पा गया है। इसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, हुकूमत के फेवरेट, वो बन चुके हैं। और इनके साथ साथ जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी सुन लीजिए। जमाल खान मंदोखेल, मोहम्मद अली मज़हर, आयशा ए मलिक साहिबा, हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब। तो जितने काजी साहब के साथी हैं माशाल्लाह सब के सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जमाल खान मंदोखेल हों, मुसरत हिलाली साहिबा हों, नईम अख्तर अफगान साहब हों, ये सब आपको नज़र आ रहा है, और अमीनुद्दीन खान साहब ऑफ कोर्स। तो ये जो काजी की बाक़ियात हैं ये सब यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ज़िंदा है काजी, ज़िंदा है सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी काजी ज़िंदा है। बाकी आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो बिल्कुल जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब के करीब समझी जाती हैं, उनके जहनी तौर पर ज़्यादा करीब हैं। जबकि मोहम्मद अली मज़हर और हसन अजहर रिजवी साहब अगरचे मखसूस नशिस्तों में उसी 8 ग्रुप में शामिल थे जिन्होंने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी थी, लेकिन बहरहाल इनके जो मुख्तलिफ फ़ैसले हैं वो इधर उधर हो सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे जी ये बिल्कुल काजी साहब के साथ है या ये बिल्कुल मंसूर अली शाह साहब के ग्रुप में थे। तो ये कुछ थोड़े से डेविएटिंग से वोट्स हैं, बाकी 4 जो हैं वो माशाल्लाह से पूरा भरपूर किस्म का। मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़्यादती है कि वो जो एक और जज साहब थे इनके हामी, उनको क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया। काजी साहब को ही शामिल कर देते, किसी ने क्या बिगाड़ लेना था, लेकिन बहरहाल उन्होंने काजी साहब जैसे ही सारे शामिल कर दिए। तो ये बेंच जो है जी अब तश्कील पा चुका है और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये एक बेंच जो निस्बतन एक जूनियर बेंच है, क्योंकि इससे ऊपर तकरीबन 3 सीनियर मेंबर्स हैं जिनको शामिल नहीं किया गया। और इन जूनियर जजेस ने बैठकर अब फैसले करने हैं आइनी मामलात के, और इसमें अब जितनी भी आइनी पिटिशन्स इस वक्त ज़ेर समात हैं, मिसाल के तौर पर मखसूस नशिस्तों की नज़र सानी, उसके बाद जो पीटीआई ने नज़र सानी की दरख्वास्तें दायर रखी हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, वो वाली भी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला जो मामला है वो भी इधर आएगा, 26वीं आइनी तरमीम वो भी इधर ही आएगी। तो जितने भी इस किस्म के जी मामलात हैं, मिलिट्री ट्रायल्स वाला मामला, ये सारे जो आइनी मामलात से जुड़े हुए केसेस हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो ये वाला जो बेंच है अब सुनेगा। तो बहुत मुबारक हो जी हुकूमत को, एक और उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है और मनपसंद एक आइनी बेंच तश्कील पा गया है। इस बेंच में जो अफसोसनाक एक बात है वो ये भी है कि कोटा सिस्टम की तरह इस बेंच को बनाया गया है कि 2 जज जो हैं वो पंजाब से, 2 सिंध से, 2 बलूचिस्तान से और 1 खैबर पख्तूनख्वा से शामिल किया गया है। तो ये भी एक अफसोसनाक बात है कि आपने फेडरेशन को एक तरह से नुकसान पहुंचाया है। ये चीज़ें काबिलियत की बुनियाद पर तय होनी चाहिए, ना कि आप ये कोटा सिस्टम बना दें कि जी आपने हर सूबे से लेना ही लेना है। तो ये भी एक अफसोसनाक मरहला है। इस बेंच की तश्कील में और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो सरबराह बनाया गया है, इसमें आज जुडिशल कमीशन के जो इजलास में अगर वोटिंग की बात की जाए तो इंटरेस्टिंगली जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जो पीटीआई के 2 मेंबर्स थे, इन 5 लोगों ने मुखालिफत की अमीनुद्दीन खान साहब को आइनी बेंच का सरबराह बनाने की, जबकि बाकी अमीनुद्दीन खान साहब ने खुद
हुकूमत के लोग जो 2 शामिल थे वो भी, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर क़ानून और जो स्पीकर की नामज़द करदा एक बंदी थी खातून, उन वो भी, और फिर जो बार काउंसिल का नुमाइंदा था वो भी। तो ये कुल मिलाकर 7 लोग थे। इन सब ने जो है अमीनुद्दीन खान साहब को ही वोट करना था और उन्हीं को वोट किया। तो इस तरह 7-5 की मेजॉरिटी से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जिनको बहुत से कोर्ट रिपोर्टर्स दस्तखती जज कहते हैं, और वो कहते हैं कि जी वो खुद से फैसला भी नहीं लिखते और तरद्दुद भी नहीं करते कोई सवाल करने का भी। आमतौर पर जो काजी साहब फैसला लिख देते थे बस उसी के नीचे वो कह देते थे कि मैं मुत्तफ़िक हूँ और साइन कर देते थे। तो बहरहाल अब वो खुद अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो जज बन चुके हैं, इस आइनी बेंच के सरबराह बन चुके हैं। और अगर एक लिहाज से देखा जाए तो जस्टिस याया आफरीदी से भी ज़्यादा अगर ताकतवर आप कहें तो ये बेंच है, जो कि हुकूमतें उलटते पुलटते और ये सारे मामलात जो हम देखते रहे, सियासी मामलात जो बेंचेस में जाते थे, वो जाहिर है वही जजेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझे जाते थे। तो बहरहाल अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो सबसे तगड़े जज के तौर पर सामने आ चुके हैं। यहाँ पर याहिया आफरीदी साहब ने ज़रूर मुखालफत की है उनको आइनी बेंच का सरबराह बनाने की, लेकिन इंटरेस्टिंगली याहिया आफरीदी साहब का कैरेक्टर जो है वो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है इस लिहाज से कि कुछ दिन पहले की बात है, ये एक ख़त अब सामने आया है जो कल रात 31 अक्टूबर को लिखा गया था। ये ख़त मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से लिखा गया था। 26वीं आइनी तरमीम जो हुई है उसके ऊपर मुख्तलिफ बार्स ने उसको चैलेंज किया है, दरख्वास्तें दायर की हैं, और ये मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनी नहीं गई थी। तो इन जजेस साहिबान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब से ये दरख्वास्त की कि जजेस कमेटी का इजलास बुलाएं और 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो है फैसला किया जाए कि इसको कैसे और कहाँ सुनना है। लेकिन याहिया आफरीदी साहब ने ये इजलास नहीं बुलाया। उसके बाद इन 2 जजेस ने अपने तौर पर ये इजलास बुलाया, क्योंकि 3 में से 2 ये ऑलरेडी अक्सरियत में थे, तो इन्होंने इजलास बुला लिया। इन्होंने इजलास बुलाया और ये तय किया कि ये 26वीं आइनी तरमीम है इसको फुल कोर्ट सुने, और उन्होंने इसके लिए ये एक फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट जो है वो भिजवा दी कि ये मुकदमा समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए। लेकिन ये काम जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का होता है, उन्होंने इस 2 रुकनी कमेटी के फैसले पर अमल नहीं किया और कोई फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को एक ख़त लिखा और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाना चाहिए था, और वो ये जो फुल कोर्ट है पूरी बैठ के ये 26वीं आइनी तरमीम का जो मामला है इसको पूरी तरह सुनती और इसका फैसला करती। लेकिन याहिया आफरीदी साहब ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उस इजलास से आज ये एक आइनी बेंच निकल आया है, जिसके बारे में बड़ा अच्छा अबूज़र सलमान न्याजी साहब ने कहा था कि ये आइनी तरमीम जो है ये एक मुर्गी है जिसने अब अंडे दिए हैं और इन अंडों में से छोटे छोटे काजी साहब निकलेंगे, तो वो अब हमें छोटे छोटे काजी साहब जो हैं वो नज़र आते रहेंगे। ये जो सारा मामला हुआ है इसमें जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का जो किरदार है उसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बज़ाहिर जो आके उन्होंने इक़दामात लिए थे उससे ये नज़र आ रहा था कि शायद वो अपने जो सीनियर जजेस हैं मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब के साथ मुशावरत के साथ चल रहे हैं। मेरा अपना भी यही अंदाज़ा था और मैंने आपको यही बात कही, और उनको काफ़ी प्रायोरिटी भी दे रहे हैं, और इसकी वजह से हुकूमत जो है वो कुछ अनकम्फर्टेबल भी नज़र आ रही थी। तो ये सब हुआ शुरू में, लेकिन जहां बात आई कि जी 26वीं तरमीम का जायज़ा लिया जाए, तो वहां पर जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने अपने दोनों सीनियर जजेस से इत्तफाक नहीं किया। अगर वो फुल कोर्ट बुला लेते और 26वीं आइनी तरमीम का जायज़ा उस फुल कोर्ट इजलास में लिया जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हो सकता है कि वो तरमीम अब एग्जिस्ट ही ना करती और उसके नतीजे में कोई आइनी बेंच ही ना बनता। लेकिन याहिया आफरीदी साहब ने आज ये एक हैरत अंगेज़ काम किया कि इसके ऊपर उनके साथ जो भी मशवरा हुआ उससे उन्होंने इत्तफाक नहीं किया, जिसके बाद ये तासुर तक़वियत पकड़ गया है कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया तो इसका मतलब है कि उनको इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं था, और दूसरी बात ये कि ये उनकी मन मर्जी के मुताबिक ही हुआ जो हुआ। बाद में उन्होंने ऑप्टिक्स के लिए, या शायद वो अपने तौर पर वाकई ये समझते हों कि बाकी सीनियर जजेस को भी साथ मिलाकर चलें, तो आप ये कह सकते हैं कि आफरीदी साहब का जो कैरेक्टर वैसा नज़र आ रहा है कि जैसे वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाह रहे हों कि हुकूमत को भी नाराज़ ना करें और साथ ही जजेस को भी नाराज़ ना करें और सबको मिल मिला के चलाने की कोशिश की हो। लेकिन यहाँ पर जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये एक फुल कोर्ट इजलास बुलाने का कहा तो वो पीछे हटे,
जिसकी वजह से अब सूरत हाल ये है कि अब ये जो सीनियर जजेस हैं ये लग गए हैं खुड्डे लाइन। बल्कि इंटरेस्टिंगली जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ऊपर तो एक शिकायत भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर आज कर दी गई है। तो मुनीब अख्तर साहब से पहली प्रॉब्लम था, कल उन्हें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से निकाला गया, आज उनके खिलाफ दरख्वास्त आ गई है और उन्हें काम से रोकने की इस्तदा की गई है। तो बेसिकली उनका जुडिशल कमीशन में बैठना भी खटक रहा है, उनका सुप्रीम कोर्ट में होना ही खटक रहा है। तो लिहाजा उनको हर सूरत में माइनस करने पर तुली हुई है ये हुकूमत, और इसीलिए ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त भी आ चुकी है। अब याया अफरीदी साहब क्या करते हैं उस दरख्वास्त में, किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास वो ऑलरेडी बुला चुके हुए हैं अगले में इसी महीने के चंद दिन बाद। लेकिन अब ये बातें शायद उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि अब ये जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे या ना बैठे, जब ये आईनी बेंचेस में ही नहीं बैठ रहे तो इसका मतलब है कि फिर इनका होना या ना होना हुकूमत के लिए कोई इतनी परेशानी की बात तो नहीं रही। लेकिन यहाँ पर याया अफरीदी साहब ने अपने भी कुछ इख्तियारात को बहरहाल खुद ही अपने हाथ से कम ज़रूर कर लिया है, क्योंकि अगर वो आईनी बेंच के सरबराह होते तो वो एक मुख्तलिफ सूरत हाल होती। लेकिन फुल कोर्ट इजलास उन्होंने नहीं बुलाया, जिसके नतीजे में अब ये आईनी बेंच एक अलग बेंच बन चुका है और इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो इसकी सरबराही करेंगे। तो इसमें वो तमाम लोग जिनकी कहीं ना कहीं कोई बुज़दिली रही या हिकमत अमली में कमी रही, वो कहीं ना कहीं नुकसान अब उठा चुके हैं। चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, जो काजी साहब के टेन्योर में हर फैसले में उनके साथ रहे और इन दी एंड वो सारे फैसले करते करते खुद ही उन फैसलों के वज़न के नीचे दब गए और उनको खुद भी नुकसान हुआ, चीफ जस्टिस भी वो नहीं बन सके। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि याया अफरीदी साहब भी कुछ चीज़ों में अगर अभी से हुकूमत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो अल्टीमेटली अदलिया जो है वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है इस सारी सूरत हाल में। और अब जूनियर जो जजेस हैं वो बैठ कर अगर ये फैसले करेंगे आईनी बेंचेस के मामलात, तो ये बिल्कुल एक कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की कोर्ट बनेगी जो कि बिल्कुल हुकूमत की मंशा और मनरज़ी के मुताबिक जो है वो फैसले देती फिर रही होगी। तो बहरहाल ये एक अदलिया की आज़ादी पर जो कल रात एक वार किया गया था उसको भरपूर अंदाज में आज दोबारा असर्ट किया गया, और ये पिछले 2-3 दिनों में हुकूमत का पलड़ा इस जंग में भारी नज़र आ रहा है कि उन्होंने जजेस की तादाद भी बढ़ा दी। वैसे तो ना भी बढ़ाते तो अब सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है उनके, लेकिन अगर फिर भी उन्हें शक है कि अगर कोई ज़रा गड़बड़ करेगा तो वो मज़ीद तादाद बढ़ा के भी मामलात को सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ भी अपनी जगह है। और ये दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि आर्मी चीफ़ की भी मुद्दत मुलाजमत उन्होंने बढ़ा दी, तो जो काम उन्होंने कर रहे थे वो उन्होंने किए हैं और अब वो काफ़ी हद तक अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन हुई है और उनकी जो मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया गया है, इसके ऊपर पीटीआई का रद्द-ए-अमल बहरहाल वो नहीं था जो कि समझा जा रहा था, जो सोचा जा रहा था। ख़ास तौर पे मैं उस पीटीआई की बात कर रही हूँ जो बाहर है मौजूद, असम्बलियों में मौजूद है या बाहर लोगों से इंटरेक्ट कर रही है। क्योंकि अगर पीटीआई के 3-4 आप सरकर्दा रहनुमाओं की गुफ्तगू सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या सोच रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब से जब मतीउल्लाह जान साहब ने कल रात पूछा कि जी आपने ये वोट की मुखालफत नहीं की और ये बिल आ गया और कानून साजी हो गई, तो उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं था कि कौन सा बिल आया है। तो वो तो वैसे ही लाइल बन गए और बहुत अवॉइड करते रहे जवाब देने से। दूसरा, जब असद कैसर साहब से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा जी वो तो हर वक्त मौलाना के पीछे जाके छुप जाते, तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा जी हम तो मौलाना के साथ मिलकर जो है वो लाहेअमल तय करेंगे। तो वो भी अवॉइड कर गए, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। उमर अयूब साहब आज थोड़ा बहुत बात उन्होंने की, लेकिन उन्होंने भी बहुत मोहतात सा रिएक्शन दिया और कहा कि जी इदारे के अंदर इससे जो है कुछ चीज़ें वो अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। और सलमान अकरम राजा साहब से तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही आज अजीब सा जवाब दिया जो कि बिल्कुल हज़म नहीं हो रहा। उन्होंने ये कहा कि जी ये इदारे का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन अब ये वाक़या हो चुका है तो हम इसके साथ ही अब आगे बढ़ेंगे। तो इससे तो ये अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने जैसे बिल्कुल सरेंडर ही कर दिया हो कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हो गया तो बस ठीक है। ये जो उनका रिएक्शन था ये बिल्कुल भी काबिल फ़हम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये कोई अंदरूनी मामला नहीं हम कह सकते मेरी नज़र में। उसकी वजह ये है कि अंदरूनी मामला तब होता कि जो अंदर अदारे के होती हैं तरक्कियाँ वगैरह ये वो, तो वो अंदरूनी तौर पर होती हैं और उसकी जस्ट एक प्रेस रिलीज़ आ जाती है, उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं होता, उसका पार्लियामान से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो एक अंदरूनी मामला हो सकता है। यहाँ पर जब आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, एक्सटेंशंस कर रहे हैं, मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो ये तो पार्लियामान से हो रहा है। पार्लियामान जो है
वो अवाम की नुमाइंदा होती है, और उसमें अवाम के नुमाइंदे अगर बैठ के किसी चीज़ के ऊपर कानून साजी कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, तो उसका मतलब है वो अवाम उससे जुड़ी हुई है मामले से। तो आप कैसे कह सकते हैं ये कि इदारे का अंदरूनी मामला है, जबकि वो बाहर से उसके ऊपर कानून साजी हो रही है। तो एक तो यही बात जो है वो काबिल फहम नहीं है। तो क्या इस बात को यूं समझा जाए कि वो कमज़ोर पड़ गए, वो ताकतवर को नहीं ललकार सकते? हमारे यहाँ ये रिवायत है नहीं कि आमतौर पर किसी आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद की जाए, जो ख़ास तौर पर सिटिंग आर्मी चीफ हो उसके ऊपर तनकीद की जाए। लेकिन इसमें ज़रूरत ही नहीं आपको कि आप आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद अगर नहीं भी करना चाहते, तो आप बेसिकली इस कानून साजी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, अगर आपने करनी हो, अगर आपकी पोजीशन हो कि ये जी आपका जो पूरा एक पीछे सेटअप है जिसके तहत बाकी भी अफसरान की, जर्नलों की तरक्कियाँ होती हैं, वो अपने करियर को देखकर सोचते हैं कि वो भी आर्मी चीफ कभी बनेंगे। तो इस तरीके से तो आपने उनकी रुकावट डाल दी। और इसी तरह से अगर 5 साल मुद्दत पूरी होने के बाद मजीद 5 साल की किसी को एक्सटेंशन मिल जाए, तो मतलब 10 साल आप रोके रखेंगे इदारे को कि कोई ऊपर आगे ना आ सके। तो ये जो एक चीज़ है, ये काफ़ी मेरा ख्याल है कि जो इदारे के अंदर भी बेचैनी पैदा कर सकती है, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि जिस तरह के हालात वाक़यात में हमारा मुल्क एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर एक हाइब्रिड सिस्टम है, जहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक अहम किरदार है मुल्क के तमाम मामलात में, तो वहाँ पर ये सिर्फ वो बात नहीं है कि एक नौकरी है और उस नौकरी की आपने जो है वो डेट आगे पीछे कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके सीधे सीधे असरात होते हैं, और वो हमें पता है कि हर जगह पर होते हैं और हैं। तो आप इससे इस तरह लाताल्लुक हो नहीं सकते, मसला ये है। तीसरी जो इसमें एक ऑब्जेक्शनेबल या एक आप कह सकते हैं बहस वाली बात है, वो ये है कि जो आपकी पार्टी के लीडर हैं वो तो उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ दे रहे हैं। वो तो आज भी जो उनका मौक़िफ़ सामने आया है, फैसल चौधरी एडवोकेट ने बताया आके, अलीमा खान साहिबा ने बताया है, तो वो तो आज भी कह रहे हैं कि ये जो एक्सटेंशन है ये जमहूरियत का कत्ल है। वो तो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आप सोच लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं और आपका लीडर कहाँ खड़ा है। क्या आप उसकी स्टेटमेंट को ओन नहीं करते, या वो आपकी स्टेटमेंट को ओन नहीं कर रहा? तो अगर वो ठीक कह रहे हैं तो आप गलत कह रहे हैं, और अगर आप ठीक कह रहे हैं तो फिर वो गलत कह रहे हैं। तो किसी एक जगह पर तो आपको ये डिसाइड करना होगा। वो तो आज भी ये बात कह रहा है कि ये एक्सटेंशन माफिया है, जिन्होंने पूरे निज़ाम को यरगमाल बना रखा है, जिन्होंने अदलिया की आज़ादी को यरगमाल बना लिया है, जो अदलिया के ऊपर हमलावर हुए हैं, ये एक्सटेंशन माफिया है बेसिकली। और वो तो शुरू से ये बात कर रहे हैं कि एक लंदन प्लान था, उसमें कौन से 3-4 लोग थे जिनके मफादात जुड़े हुए थे आपस में, और उसी के तहत जो है वो चल रहे हैं। तो आप अगर इस बात को ओन नहीं करते, तो फिर या तो आप ये बात कहें कि हम इस बात को ओन नहीं करते, क्योंकि वो तो अंदर जेल में बैठा भी इस बात का इजहार करता है कि अगर उसको या उसकी बीवी को कुछ हुआ तो आर्मी चीफ उसके जो है वो जिम्मेदार होंगे। आप बाहर आकर कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि आर्मी चीफ ज़्यादा देर भी रहे तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। तो या तो फिर आप ये कहें कि जो उनके खदशात हैं वो गलत हैं, वो ऐसे ही बेकार बात कर रहे हैं, और या फिर आप ये कहें कि भाई उनके खदशात दुरुस्त हैं और हम नहीं समझते कि ये कोई एक्सटेंशन होनी चाहिए। तो दोनों में से एक बात तो आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। वो आपका जो लीडर है वो बैठ के समझता है कि जो कोई भी मुल्क के लिए एक्सटेंशन है वो नुकसानदेह है, लेकिन आप कहते हैं कि ये कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, ये एक वाक़या है जो हो गया। तो ये जो दो बातें हैं, ये बहुत डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है उसमें, और इस दोनों बातों के साथ आप कैसे चलेंगे ये बात समझ में नहीं आ रही। हालांकि सलमान अकरम रजा साहब जो हैं वो बड़े तदब्बुर और बड़े मामला फहमी से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनकी बात है वो कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई। इमरान खान साहब ने आज भी ये पैगाम दिया है, अलीमा खान साहिबा ने भी उनका ये पैगाम दिया है जेल से, कि उन्होंने कहा है कि मुझे तो पता है कि इन्होंने मुझे सारी ज़िंदगी जेल में रखना है और मैं इसको कबूल कर चुका हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रॉब्लम आप अवाम का है कि आप लोग जो बाहर हैं, आप लोग सोचें क्या आपने इसी निज़ाम को कबूल कर लिया है या नहीं कर लिया। मेरे लिए जो इन्होंने तय किया मैंने कबूल कर लिया, मैं तैयार हूँ ज़हनी तौर पर, लेकिन क्या आप इस निज़ाम को कबूल कर रहे हैं? और अगर आप कबूल नहीं कर रहे तो फिर आपको खुद अपना हक लेना होगा, आपको उठकर जिद्दोजहद करना होगी। तो अलीमा खान साहिबा ने एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब का ये पैगाम जो है वो पहुंचा दिया है। तो बहरहाल ये जो सारी सूरत हाल है, इसके बाद काफ़ी ज़ाहिर है मायूसी तो होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा तकिया कर रखा था अदलिया के ऊपर कि वहाँ से जो है कुछ ना कुछ सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, मेरा ख्याल है अब उनको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि वहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिलना, ना पहले मिल रहा था ना अब मिलना है। लेकिन अगर उन्होंने कोई जद्दोजहद करनी है तो फिर उनको कश्तियाँ जलानी होंगी। फिर आप अली अमीन गंडापुर की तरह ये नहीं करेंगे कि फिर आप ऐन मौके पर गायब हो जाएं।
या वो कहते हैं ना, नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, तो फिर ये वाला काम नहीं होगा। तो अगर आपने वाकई लोगों को बाहर निकालना है और आप समझते हैं कि एक ये फैसला कुन जद्दोजहद करनी है, तो फिर लोग भी आपके साथ तभी होंगे जब वो भी देखेंगे कि आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। तो ये एक जो है एक बड़ा फैसला कुन मार्का है, और देखते हैं कि इसके ऊपर अब इनका क्या एक प्लान या स्ट्रैटेजी नज़र आती है। लेकिन फ़िलहाल अगर हुकूमत की तरफ देखा जाए तो उनकी तरफ अब काफ़ी अमन और चैन है, और उन्होंने अपने लिए काफ़ी सिक्योर कर लिया पोजीशन हर लिहाज से। अब एक जो चीज़ एक खबर आ रही थी कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो कुछ नाराज़ हुए हैं, और उन्होंने जो है कोई सोचने का कहा है कि जी हुकूमत के साथ चलना है या नहीं हम सोचेंगे। उसकी वजह कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जो उनके साथ कमिटमेंट्स थी वो पूरी नहीं हुई, तो इस वजह से वो नाराज़ हैं। तो मुझे ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों या इवन उनके फादर ज़रदारी साहब हों, अगर ये नाराज़ होते तो क्या कल पीपल्स पार्टी इस तरीके से इन कानून साजियों के हक़ में वोट कर रही होती लाइन बनाकर? और क्या इनके जो कायम मकाम सदर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो यूं रात को उठ के नाइट सूट में बैठ के उन कानून साजियों पर रातों रात दस्तखत कर रहे होते? मतलब उन्होंने इतना भी इंतज़ार नहीं किया कि सुबह ही हो जाती और फिर वो दस्तखत कर लेती। तो ये जो मामलात हैं, ये जो इतनी ताबेदारी है, ये नाराज़ होने वालों की कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतनी ताबेदारी कर ले। जिन्होंने नाराज़ होना होता है वो फिर ऐसी ताबेदारी नहीं करते। तो बात यह है कि पुरानी तनख्वाह पर सब काम करेंगे, और इतनी नाराज़ होने की किसी को इजाज़त नहीं है। ये तो खुद बेचारी दोनों जमातें जो हैं यरगमाल हुई पड़ी हैं, और इन्होंने खुद अपने हाथ पाँव भी कटवा दिए हैं। इसलिए आज इन पे भी शदीद तनकीद हो रही है, और ना सिर्फ ये कि बाकी लोग सब इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि PMLN जिनके बारे में कहा जाता था कि नवाज शरीफ जो है वो किसी को एक्सटेंशन नहीं देता, और मरीम नवाज साहिबा का एक क्लिप बड़ा वायरल है जिसमें वो कह रही हैं कि मैं एक्सटेंशन के गुनाह में शामिल नहीं हूँ। तो पहले जो एक्सटेंशन एक गुनाह थी, आज क्या वो गुनाह नहीं है मरीम साहिबा? और क्या आज आप उसमें शामिल नहीं हैं एज जमात? और दूसरी बात कि ये जो आप लोगों ने एक पूरा बनाया सिलसिला जिस तरीके से किया गया, वो अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब इनके पास तो इतनी सांस लेने की भी इजाज़त के बगैर ये सांस भी नहीं ले सकते, सांस लेने की भी आज़ादी नहीं है, तो नाराज़ होने की आज़ादी कहाँ से मिलेगी? तो बहरहाल ये आज तक की डेवलपमेंट्स हैं। अब आने वाले दिन और भी इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और अब मेरा ख्याल है कि PTI को अल्टीमेटली खुद ब खुद इन्होंने ये सारा कुछ करके बंदोबस्त उस तरफ धकेल दिया है कि अब उन्हें ये यकीन हो चला है कि ना अदालतों से कुछ मिलना है, ना पार्लियामान से कुछ मिलना है, अब जो भी मिलना है वो सड़कों पे मिलना है। तो अब ये अल्टीमेटली शायद ये इस तरफ जाएं कि अब पूरा जो जोर है वो हमने सड़कों की तहरीक पर लगाना है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।